हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर मेजर पेपर 10 ज्योग्राफी का हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। तो आज हम यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो यूनिट 2 आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बाकी का सारा क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम है या फिर आपका कुछ सब्जेक्ट का क्लास अगर नहीं हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना है, सब्जेक्ट का नाम भी लिख देना है। टेलीग्राम पे जाकर के ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पे सब्जेक्ट का क्लास टाइम अपडेट कर दिया जाता है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन देखना है, ध्यान से अच्छे तरीके से सुन लेना है, समझ लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में ग्रीक विद्वानों के योगदान का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ जियोग्राफिकल नॉलेज। तो यहाँ पे जो लिखा गया है इसको आपको पढ़ना है, ठीक। तो इसका मतलब हम आपको समझाते हैं कि प्राचीन समय में आज की तरह कोई गूगल मैप्स या जीपीएस सैटेलाइट या दुनिया का सही नक्शा नहीं था, ठीक है। तो लोगों को ये भी ठीक से पता नहीं था कि पृथ्वी कैसी है और कितनी बड़ी है और अलग अलग जगह कहाँ स्थित है। तो यूनान के विद्वानों ने इन सवालों के जवाब सोच करके, देख करके और तर्क लगा करके खोजना शुरू करता है, ठीक है। तो वो लोग ये सवालों का जवाब खोजना शुरू करते हैं। तो इसी वजह से भूगोल धीरे धीरे एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक विषय बन गया था। तो हम एक एक करके योगदान पढ़ेंगे। प्रमुख ग्रीक विद्वानों का योगदान। तो पहले विद्वान हैं जिनका नाम है थेल्स। तो इनका क्या योगदान रहा है? तो थेल्स का मुख्य विचार ये था कि प्राकृतिक घटनाओं को केवल भगवान या धार्मिक मान्यताओं से नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनके पीछे प्राकृतिक कारण भी खोजने चाहिए। मान लीजिए कि पुराने समय में अचानक बहुत तेज बारिश हो गई, ठीक है। तो उस समय कोई व्यक्ति कह सकता था कि देवता नाराज है इसीलिए बारिश हो रही है, लेकिन थेल्स जैसे विद्वान यह जानने की कोशिश करते थे कि आखिर बारिश क्यों होती है, इसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण जरूर होगा। तो ये ऐसा सोचते थे थेल्स। तो उस टाइम के विद्वान ऐसा सोचते थे, लेकिन लोग क्या कहते थे कि देवता नाराज है इसीलिए बारिश हो रही है, ऐसा उस टाइम के लोग सोचते थे। यानी थेल्स ने लोगों को अंधविश्वास के बजाय तर्क और निरीक्षण से प्राकृतिक घटनाओं को समझने की दिशा दिखाई है, ठीक है। तो अगर हम एक और उदाहरण दें हम आपको, तो मान लीजिए कि समुद्र का पानी कभी शांत रहता है और कभी बहुत तेज लहरें उठती है, तो बहुत तेज लहर उठने लग जाता है। तो थेल्स ऐसे सवाल पूछने की कोशिश करते थे, ठीक है, कि समुद्र में लहरें क्यों उठती है, प्रकृति में परिवर्तन क्यों होता है, पृथ्वी और आकाश में होने वाली घटनाओं का कारण क्या है। तो इसी तरह उन्होंने प्राकृतिक घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने की शुरुआत में योगदान दिया। तो उनका ये योगदान रहा है, इनका तो थेल्स का। तो ये आपको पता चल गया थेल्स का। तो यहीं पे अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ आपको सुन करके समझ लेना है, क्योंकि शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है आपसे कि थेल्स का क्या योगदान रहा है, ये आपको बताना है। तो वहाँ पे इसी तरीके से एग्जाम्पल दे करके और इसी तरीके से आपको बताना है कि इनका क्या क्या योगदान रहा है। तो इसका अलग अलग से भी पूछता है, हम आपको अभी दिखाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में कि किस तरीके से पूछता है। दूसरे विद्वान हैं पाइथागोरस। इनका क्या योगदान रहा है? तो उनका सबसे महत्वपूर्ण विचार था कि पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है। तो उस समय समस्या क्या थी? तो उस समय में क्या समस्या था कि आज हम जानते हैं कि पृथ्वी लगभग गोल है, क्योंकि हमने अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरें देखी है, तो इसीलिए हम जानते हैं। लेकिन प्राचीन समय में लोगों के पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं थी। फिर भी पाइथागोरस ने तर्क के आधार पर पृथ्वी के गोल होने की बात कही थी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप एक गेंद लीजिए, ठीक, गेंद हर तरफ से गोल होती है। तो पाइथागोरस ने पृथ्वी को भी इसी तरह एक गोलाकार पिंड के रूप में समझने का विचार दिया। यानी उन्होंने यह मानने की कोशिश की कि पृथ्वी कोई सपाट चादर जैसी चीज नहीं है, यानी प्लेन पेपर या फिर एकदम प्लेन कागज की तरह चीज नहीं है, बल्कि उसका आकार गोल है। ये कहने का उनका मतलब था, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि पृथ्वी बिल्कुल सपाट है,
तो पाइथागोरस का विचार था कि नहीं, पृथ्वी का आकार गोलाकार होना चाहिए। तो बाद में दूसरे विद्वानों ने भी पृथ्वी के गोलाकार होने के समर्थन में प्रमाण दिया था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। हेरोडोटस तीसरे हैं हेरोडोटस। तो इनका क्या योगदान रहा है? तो हेरोडोटस क्या करते हैं कि अलग अलग देशों और वहाँ के लोगों का वर्णन करते हैं। यानी हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने भूगोल में भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। ठीक, तो हेरोडोटस ने अलग अलग जगहों की यात्रा की और उन जगहों के बारे में जानकारी एकत्र की। उन्होंने देखा कि वहाँ की ज़मीन कैसी है, कौन सी नदी बहती है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, उनकी जीवन शैली कैसी है और वहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ कैसी हैं। तो फिर उन्होंने इन चीज़ों का वर्णन किया। ये सब देखने के बाद वो क्या करते हैं कि इन सभी चीज़ों का वर्णन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि हेरोडोटस मिस्र गए। ठीक है, मिस्र एक जगह है, वहाँ पे ये गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे नील नदी बहती है और लोगों का जीवन इस नदी से बहुत जुड़ा हुआ है। तो अब वे केवल ये नहीं कहेंगे कि मिस्र में नील नदी है, ठीक है, बल्कि वे यह समझने की कोशिश करेंगे कि नील नदी के कारण यहाँ की ज़मीन उपजाऊ है और लोगों की खेती और जीवन इस नदी से प्रभावित होता है। यानी उन्होंने प्राकृतिक वातावरण और मानव जीवन के बीच संबंध को भी समझने का प्रयास किया। तो अब सवाल आता है कि हेरोडोटस ने किन क्षेत्रों का वर्णन किया? तो उन्होंने मुख्य रूप से मिस्र की, फारस की, यूनान की और आसपास के क्षेत्रों की भौगोलिक और मानवीय परिस्थितियों का वर्णन किया है। ये बात आपको याद रखनी है। अब है हिपार्कस। इनका क्या योगदान रहा है? तो इनका मुख्य योगदान गणित और स्थान की जगह स्थिति बताने से संबंधित था। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए इसको हम आसान भाषा में समझे तो आज अगर आपको किसी जगह की लोकेशन बतानी हो तो आप गूगल मैप्स में उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देख सकते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम पिछले क्लास में भी आपको इमेज के थ्रू समझा चुके हैं। और जैसे किसी स्थान का स्थान किस तरह बताया जा सकता है, ठीक है, किसी भी स्थान का स्थान किस तरीके से बताया जा सकता है? तो ऐसा बोला जा सकता है कि 25 डिग्री उत्तर अक्षांश और 85 डिग्री पूर्व देशांतर, इस तरीके से हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता सकते हैं किसी भी जगह का। आई होप आपको पता हो अच्छे तरीके से कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। तो हमें पता चल जाता है कि वह जगह पृथ्वी पर कहाँ स्थित है। अगर कोई इस तरीके से बताता है 25 डिग्री अक्षांश और 85 डिग्री पूर्व देशांतर, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, वो स्थान पृथ्वी पे किस जगह पे है। तो हिपार्कस ने इसी तरह अक्षांश और देशांतर के आधार पर स्थानों की स्थिति निर्धारित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर को अब आप आसान तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास एक कॉपी का पन्ना है, ठीक है, और उस पर आपने बहुत सारी सीधी और आड़ी लाइनें बना दी। ठीक, तो अब आपको किसी एक बिंदु को ढूंढना है। तो अगर कोई कहे कि तीसरी हॉरिजेंटल लाइन और पांचवी वर्टिकल लाइन जहां मिलती है वहीं मेरा बिंदु है, ठीक है, ऐसा कोई आपसे कहे तो आप उस जगह को आसानी से खोज लेंगे। तो इसी तरह पृथ्वी पर अक्षांशर और देशांतर दोनों मिलकर के क्या करते हैं, किसी स्थान की स्थिति को समझने में मदद करते हैं। तो हिपार्कस का मुख्य योगदान क्या रहा है? तो उन्होंने गणितीय पद्धति का प्रयोग किया है, अक्षांशर और देशांतर के प्रयोग को विकसित किया है और विभिन्न स्थानों की भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने में योगदान भी दिया है और मानचित्र निर्माण और अधिक वैज्ञानिक बनाने में सहायता की है। तो ये सब चीज़ में वो अपना योगदान देते हैं। हिपार्कस की यहाँ पे बात हो रही है। अब है एरातोस्थनीज। इनकी क्या योगदान रही है? तो एरातोस्थनीज ये कौन है? ये है भूगोल के जनक हैं। ठीक, तो इनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने भूगोल को गणित और वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास किया है। जैसे कि पृथ्वी की परिधि मापी, तो ये क्या करते हैं, पृथ्वी की परिधि को मापते हैं। यह उनका सबसे महत्वपूर्ण काम था। तो अब सवाल है कि पृथ्वी की परिधि क्या होती है? ठीक है, जैसे एक गेंद को चारों तरफ से एक धागे से लपेट दें तो उस धागे की पूरी लंबाई
गेंद की परिधि होगी। ठीक है, आई होप आपको पता हो, मैथ में आप परिधि पढ़े होंगे 9th-10th में। ठीक है, तो ठीक उसी तरह पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली दूरी को पृथ्वी की परिधि कहते हैं। तो एराटोस्थनीज ने सूर्य की किरणों और छाया की सहायता से पृथ्वी की परिधि का अनुमान लगाया। जैसे कि मान लीजिए कि दो अलग अलग शहर है। ठीक, एक शहर में दोपहर के समय सूर्य बिल्कुल ऊपर है और वहाँ छाया बहुत कम है, तो दूसरे शहर में उसी समय किसी खंभे की छाया बन रही है। तो एराटोस्थनीज ने इसी तरह सूर्य की किरणों और छाया के कोण में अंतर का प्रयोग करके पृथ्वी के आकार और परिधि का अनुमान लगाया। यानी उन्होंने सिर्फ अंदाजा नहीं लगाया बल्कि गणित का प्रयोग करके पृथ्वी को मापने की कोशिश की। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपको पता चल गया कि वो क्या करते हैं कि पृथ्वी की परिधि मापते हैं। और दूसरा पॉइंट अक्षांश और देशांतर, यानी उन्होंने पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों की स्थिति को समझने के लिए अक्षांश और देशांतर की अवधारणा के विकास में योगदान दिया था। तो आज जैसे गूगल मैप्स में हम किसी जगह की लोकेशन जानने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखते हैं, तो इसी प्रकार प्राचीन समय में भी पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति को वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित करने का प्रयास किया गया था। अब इनका तीसरा पॉइंट है, तीसरा योगदान है इनका जियोग्राफिका पुस्तक, यानी एराटोस्थनीज ने जियोग्राफिका नामक ग्रंथ लिखा है। तो इसमें उन्होंने अपने समय के भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रख लेना है कि ये क्या है, ये भूगोल के जनक हैं। पृथ्वी की परिधि का मापने का ये मापते हैं, और गणितीय भूगोल और अक्षांश देशांतर और जियोग्राफिका, ये 3-4 पॉइंट आपको इनके बारे में याद रख लेना है। अगला है स्ट्रैबो। इनका मुख्य योगदान था कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों का विस्तृत वर्णन करना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भूगोलवेत्ता बिहार के किसी जिले का अध्ययन करता है, ठीक, तो वो सिर्फ ये नहीं देखता है कि यहाँ नदी है और मैदान है, बल्कि वो ये भी देखता है कि यहाँ के लोग क्या काम करते हैं, खेती कैसे होती है, लोग कैसे रहते हैं, और यहाँ की संस्कृति कैसी है, और यहाँ की राजनीति कैसी है, व्यापार कैसे होता है, प्राकृतिक वातावरण कैसा है। यानी स्ट्रैबो ने अलग अलग क्षेत्रों को इसी तरह समग्र रूप से समझने का प्रयास किया है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि विभिन्न महाद्वीपों का वर्णन करते हैं। यानी उन्होंने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन किया है। तो उन्होंने वहाँ की प्राकृतिक परिस्थिति और मानव जीवन दोनों को महत्व दिया है। ठीक, अब दूसरा वो क्या करते हैं कि मानव जीवन को भूगोल से जोड़ते हैं। यानी स्ट्रैबो की खास बात ये थी कि उन्होंने केवल पहाड़, नदियाँ और समुद्रों का वर्णन नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि किसी स्थान का प्राकृतिक वातावरण वहाँ के लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर किसी क्षेत्र में बहुत उपजाऊ जमीन है तो वहाँ के लोग अधिकतर कृषि कर सकते हैं। तो अगर किसी क्षेत्र में समुद्र है तो वहाँ मछली पकड़ने और समुद्री व्यापार का विकास हो सकता है। यानी प्राकृतिक वातावरण मानव की गतिविधि को प्रभावित करता है। तो स्ट्रैबो ने इसी प्रकार के संबंधों को समझने में योगदान दिया है। अब तीसरा काम जो वो करते हैं वो है ज्योग्राफिका ग्रंथ। यानी स्ट्रैबो ने भी ज्योग्राफिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तो ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है ज्योग्राफिका ग्रंथ के बारे में। तो अगर आपको 2 ऑप्शन दे, एक था किनका, एक था इनका एराटोस्थनीज का और दूसरा है स्ट्रैबो, तो ये अगर दोनों आपको ऑप्शन में दिखे तो दोनों मारना होगा। यानी अगर तीसरा ऑप्शन तो दिया ही होगा ना, ए या बी करके दिया होगा, तो उसमें तीसरा ऑप्शन में आपको मारना है। ठीक, तो स्ट्रैबो ने भी ज्योग्राफिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। इसमें उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक और मानवीय परिस्थितियों का वर्णन किया है। तो इसमें ये चीज़ वो लिखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैबो क्या करते हैं, वो क्षेत्र की, प्रकृति की और मानव जीवन की, इन सभी चीज़ों पर वो ध्यान देते हैं। अगला है टॉलेमी का, ये आपको याद रखना है, टॉलेमी पे क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट में। ठीक है, तो टॉलेमी ने भूगोल को वैज्ञानिक और गणितीय आधार देने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट ये क्या करते हैं कि अक्षांश और देशांतर का व्यवस्थित प्रयोग करते हैं। यानी अगर आज आपको किसी जगह की लोकेशन पता करनी हो तो गूगल मैप्स में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल होता है।
टोलेमी ने भी पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों की स्थिति बताने के लिए अक्षांशर और देशांतर का व्यवस्थित प्रयोग किया है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन कौन ऐसे विद्वान हैं जो कि अक्षांशर और देशांतर का प्रयोग करते हैं, तो आपको नाम बताना होगा। एक है टोलेमी, एक है एरास्टोथेनीज, एक है स्ट्रैबो। तो ये तीनों विद्वानों का नाम आपको याद रखना होगा कि ये तीनों लोग प्रयोग करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। अब फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि आपको अपने दोस्त को किसी बहुत बड़े मैदान में ढूंढना है, तो अगर आपका दोस्त केवल इतना कहे कि मैं मैदान में कहीं हूँ, तो उसे ढूंढना मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो कहे कि मैं 5वीं लाइन और तीसरे कॉलम के मिलने वाली जगह पर हूँ, अगर वो आपको बता दे कि मैं इतने देशांतर और इतने अक्षांश पे हूँ, तो ढूंढना आसान हो जाता है। ठीक है, तो यही इनका योगदान रहा है। दूसरा योगदान इनका रहा है मानचित्र निर्माण में। ठीक है, जैसे कि टोलेमी ने पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न स्थानों को मानचित्र पर व्यवस्थित तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। तो उन्होंने अपने समय में ज्ञात दुनिया का मानचित्र तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे कि आज हम गूगल मैप्स खोलते हैं और देखते हैं कि भारत में बिहार कहाँ है, बिहार में पटना कहाँ है, ये हम देख लेते हैं बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है, ये सब हम मैप पे देख लेते हैं। तो प्राचीन समय में ऐसी सुविधा नहीं थी, तो टोलेमी ने उपलब्ध जानकारी को इकट्ठा करके मानचित्र के माध्यम से दुनिया को समझने का प्रयास किया है। तो ये इनका दूसरा योगदान था। तीसरा योगदान इनका था जियोग्राफिका पुस्तक। ठीक है, तो टोलेमी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी वो था जियोग्राफिका। इनका भी वही पुस्तक था, इनका पुस्तक था, वहाँ पे ग्रंथ लिखा हुआ था। तो इसमें उन्होंने विभिन्न स्थानों की स्थिति, अक्षांश और देशांतर के बारे में, स्थानों के निर्देशांक और मानचित्र निर्माण और मानचित्र प्रक्षेपण, ये सब संबंधित जानकारी उस किताब में ये लिखते हैं। तो इसीलिए जियोग्राफिका टोलेमी की सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक रचना मानी जाती है। तो ये तीसरा योगदान था उनका। चौथा योगदान था भूगोल में गणित का प्रयोग, यानी टोलेमी ने भूगोल को केवल कहानी या स्थानों के वर्णन तक सीमित नहीं रखा था। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान की सहायता से पृथ्वी और विभिन्न स्थानों का अध्ययन किया। इसीलिए उनका योगदान गणितीय भूगोल के विकास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पांचवा योगदान इनका रहा है यूरोप पर प्रभाव, यानी टोलेमी का काम केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा है। बाद के यूरोपीय भूगोलवेत्ताओं और मानचित्रकारों ने उनके कार्यों का अध्ययन किया। उनकी जियोग्राफिका ने लंबे समय तक यूरोप में भौगोलिक ज्ञान और मानचित्र निर्माण को प्रभावित किया है। तो ये 5 पॉइंट था इनके बारे में जो कि आपको याद रखना था। अब अगला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, टोलेमी के बारे में ही पूछा गया है। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि इससे क्वेश्चन अलग अलग करके भी पूछेगा, तो ये आपको याद रखना है। तो टोलेमी के बारे में अब डिटेल में दिया गया है। उसके बाद एरास्टोथेनीज के बारे में आपको लिखने के लिए बोला गया है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। एक बार आप पढ़ लेते हैं कोई चीज़ तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि किसी भी तरीके का उस टॉपिक से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे तो आपको आना चाहिए। तो इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना था। तो चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल उठता है कि टोलेमी कौन थे। टोलेमी प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मतलब वे सिर्फ भूगोल ही नहीं पढ़ते थे बल्कि गणित और आकाशीय पिंडों का भी अध्ययन करते थे। खगोल शास्त्री उनको कहा जाता है जो कि आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उनका सबसे महत्वपूर्ण काम था कि उन्होंने भूगोल को गणित और विज्ञान से जोड़ करके समझने की कोशिश की है। अब दूसरा सवाल उठता है कि जियोग्राफिका क्या है। जियोग्राफिका क्या है? टोलेमी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम जियोग्राफिका था। तो इस पुस्तक में उन्होंने अलग अलग स्थानों की स्थिति और उन्हें मानचित्र पर दिखाने के तरीके के बारे में जानकारी दी है। जैसे कि आज हम गूगल मैप्स खोलते हैं और देखते हैं कि दिल्ली कहाँ है, पटना कहाँ है, बिहार कहाँ है। तो इसी तरीके से टोलेमी ने अपने समय में उपलब्ध जानकारी को व्यवस्थित करके ये बताने का प्रयास किया कि अलग अलग स्थान पृथ्वी पर कहाँ स्थित है। ठीक है, और अक्षांशर और देशांतर क्या है ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। यहाँ पे जो लिखा गया है इसका कहने का मतलब क्या है कि टोलेमी ने अपने समय में ज्ञात लगभग 8000 स्थानों के अक्षांश और देशांतर संबंधी निर्देशांक संकलित किए। यानी उन्होंने अलग अलग स्थानों के बारे में जानकारी इकट्ठी की और ये बताने का प्रयास किया कि ये स्थान पृथ्वी पर इस स्थिति में है।
तो इससे बाद में मानचित्र बनाने में बहुत सहायता मिली थी। ठीक है, अब अगला उनका योगदान क्या रहा है? मानचित्र निर्माण में रहा है। तो टॉलेमी ने मानचित्र को केवल एक साधारण चित्र की तरह नहीं देखा। उन्होंने कोशिश की कि गणितीय तरीके से पृथ्वी पर मौजूद स्थानों को मानचित्र पर दिखाया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि आज अगर हम भारत का नक्शा बनाते हैं तो उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र उनकी स्थिति के अनुसार दिखाते हैं। ठीक है, तो टॉलेमी ने भी अपने समय के ज्ञात विश्व को इसी प्रकार वैज्ञानिक तरीके से मानचित्र पर दिखाने का प्रयास किया। अब सवाल आता है कि मानचित्र प्रक्षेपण क्या है? ठीक है, मानचित्र प्रक्षेपण क्या है? तो पृथ्वी गोल है और हमारा कागज कैसा है? वो है सपाट, यानी पूरा एकदम प्लेन इस तरीके से है। पृथ्वी कैसा है? वो इस तरीके से गोल है। ठीक है, तो अब सवाल है कि गोल पृथ्वी को सपाट कागज पर कैसे दिखाएं? ठीक है, तो इसी समस्या को हल करने के लिए मानचित्र प्रक्षेपण की आवश्यकताएं होती है। तो टॉलेमी ने मानचित्र प्रक्षेपण की विभिन्न विधियों का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये उनका योगदान रहा है। अब अगला है, टॉलेमी ने पृथ्वी को गोल माना है। ठीक है, तो टॉलेमी ने पृथ्वी को गोलाकार माना है, इसीलिए पृथ्वी की गोल सतह को कागज पर दिखाने के लिए उन्होंने गणितीय तरीकों का प्रयोग किया। अब अगला है यूरोप पर प्रभाव। तो टॉलेमी का काम उनके समय के बाद भी महत्वपूर्ण रहा है। बाद में यूरोप के भूगोलवेताओं और मानचित्रकारों ने उनके कार्यों का अध्ययन किया। उनके कार्यों के बारे में क्या करते हैं वो कि पढ़ते हैं, और उनकी ज्योग्राफिका ने लंबे समय तक यूरोप में मानचित्र निर्माण और भौगोलिक विचारों के विकास को प्रभावित किया है। तो ये हो गया आपका पूरा टॉलेमी के बारे में। जो भी यहाँ पे लिखा गया है वो आपको रीड कर लेना है, इसी तरीके से आपको लिखना है। लास्ट में हम आपको एक रिवीजन देते हैं कि आपको इसको पूरा याद कैसे रखना है। एक लाइन में आपको याद रखना है ज्योग्राफिका क्या है, अक्षांश देशांतर क्या है, लगभग 8000 स्थानों के निर्देशांक करते हैं, और उसके बाद मानचित्र निर्माण, मानचित्र प्रक्षेपण और गणितीय भूगोल। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यही 4-5-6 वर्ड्स आपको याद रख लेना है, इसी से आपको पूरा टॉलेमी का याद हो जाएगा। अगला है इरेटोस्थनीज। अब इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इनका भी वही है, खगोल शास्त्री हैं ये, भूगोलवेत्ता हैं ये, और ये भी क्या करते हैं, इनका भी ग्रंथ है जिसका नाम ज्योग्राफिका था। अक्षांश देशांतर इनके बारे में भी दिया गया है, वही बात फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, आपको बताते हैं। तो इरेटोस्थनीज कौन थे? तो इरेटोस्थनीज प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और भूगोलवेत्ता थे। तो उन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने भूगोल को केवल अलग अलग जगहों का वर्णन मानकर नहीं छोड़ा, बल्कि उसमें गणित और वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया है। यानी उन्होंने सोचा कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, उसका आकार कैसा है, किस स्थान की स्थिति कैसे पता करना है, किसी स्थान की स्थिति कैसे पता करें। तो ये सब चीज़ वो सोचते हैं। तो अब इन सवालों के जवाब वैज्ञानिक तरीके से खोजने का प्रयास किया गया है, इनके द्वारा ही किया गया था। तो अब आता है ज्योग्राफिका ग्रंथ। ठीक है, तो इरातोस्थनीज ने ज्योग्राफिका नामक ग्रंथ लिखा। इसमें उन्होंने उनके समय में जो भी चीज़ उपलब्ध था, भौगोलिक ज्ञान जो उपलब्ध था, उसको व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। इस ग्रंथ में वो लिखते हैं व्यवस्थित रूप में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि किसी विद्यार्थी के पास अलग अलग कागजों पर भूगोल की जानकारी लिखी हुई है, अगर वह उन सभी जानकारियों को एक किताब में व्यवस्थित कर दे, यानी पहले वो लिखे पृथ्वी, फिर लिखे पृथ्वी स्थान, फिर लिखे मानचित्र, फिर समुद्र, फिर देश, इस तरीके से अगर वो सीरियल वाइज अगर वो व्यवस्थित तरीके से सारा इकट्ठा लिख करके रख ले तो पढ़ना आसान हो जाता है। तो इरेटोस्थनीज ने भी अपने समय के भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। ठीक, उसके बाद वो क्या करते हैं, परिधि मापने का प्रयास करते हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। अक्षांश और देशांतर क्या होती है ये तो हम आपको बता दिए। और उसके बाद विश्व के विभिन्न भागों का वर्णन करते हैं वो, यानी उन्होंने अपने समय में ज्ञात विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में वो जानकारी इकट्ठा करते हैं, और उन्होंने विभिन्न देशों, समुद्रों और क्षेत्रों का अध्ययन भी किया है। तो समुद्र का, देश का, क्षेत्रों के बारे में वो पढ़ते भी हैं और उनके बारे में जानकारी को व्यवस्थित किया।
जो भी चीज़ वो पढ़ते हैं वो अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप में वो रख लेते थे इकट्ठा करके। तो इससे उस समय के लोगों को विश्व के अलग अलग भागों को समझने में सहायता मिल गई थी। तो ये सब जानकारी बाकी विद्वानों के काम आ गया था, अच्छे तरीके से वो उस जगह को समझ पा रहे थे इन्हीं जानकारियों के वजह से। अगला चीज़ जो इरातोस्थनीज करते हैं वो है मानचित्र निर्माण। ये भी मानचित्र का निर्माण कर रहे थे। उसके बाद आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी इरातोस्थनीज की सबसे बड़ी खासियत थी कि उन्होंने भूगोल को तर्क, गणित और वैज्ञानिक पद्धति में समझने की कोशिश की। यानी वे केवल ये नहीं कहते थे कि पृथ्वी इतनी बड़ी होगी, बल्कि वे गणना करके ये पता लगाने की कोशिश करते थे कि पृथ्वी की परिधि कितनी है। ठीक है, तो यही कारण है कि उनका योगदान भूगोल के वैज्ञानिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये आपको याद कर लेना है, अच्छे तरीके से आपको ये पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको इसका कुछ वर्ड बता देते हैं जिससे आपको ये याद रहेगा। इरातोस्थनीज कौन थे ये याद रखना है आपको। भूगोल के जनक थे ये, ज्योग्राफी का ग्रंथ लिखे ये। इसके बाद ये परिधि मापने की कोशिश करते हैं, अक्षांश देशांतर का यूज़ ये भी करते हैं, मानचित्र बनाते हैं ये, और वैज्ञानिक भूगोल ये आपको याद रख लेना है, ये कुछ वर्ड इनके बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन मेड बाय टॉलेमी टू ज्योग्राफिकल नॉलेज। यहाँ पे टॉलेमी का स्पेलिंग गलत हो गया है, ये आपको ठीक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी टॉलेमी के बारे में ही यहाँ पे दिया गया है। तो टॉलेमी के बारे में यहाँ पे जो भी लिखा गया है वो तो हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। मानचित्र निर्माण, स्थानों के निर्देशांकन, ज्योग्राफी का मान निर्माण, गणितीय भूगोल का विकास, भूगोल वेत्ता। तो ये आपको एक बार रीड करके अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं कि फिर से समझाना पड़े, ऐसा है नहीं। अगला है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक ज्योग्राफिकल इन द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल के विकास में यूनानी भूगोलवेताओं के योगदान की विवेचना कीजिए। भूगोल वेताओं होगा शायद यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी शायद थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक ज्योग्राफर इन द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी। तो हम इनकी योगदान एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, तो विद्वानों का नाम दिया गया, थेल्स, पाइथागोरस, हेरोडोटस का योगदान, वही चीज़ लिखा गया है ना जो हम आपको शुरू में पढ़ा रहे थे। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देख लेना है, सबका सेम ही लिखा गया है। और यहाँ पे कुछ यूनानी भूगोलवेताओं का समग्र महत्व भी दिया गया है। आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर इस महत्व को छोड़ भी सकते हैं। बाकी आपके पास इसका जानकारी हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है मे भी शॉर्ट में आपसे पूछ भी सकता है। इसी तरीके से इसको पॉइंट वाइज यहाँ पे देख लेना है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप की धारणा को विकसित किया। गोलाकार है पृथ्वी, ये बात वो कौन मानते थे, तो मे भी शायद स्ट्रैबो का मानना था। तो पृथ्वी की परिधि मापने का प्रयास किया गया। अक्षांश देशांतर, मानचित्र निर्माण, विभिन्न देशों और क्षेत्रों का वर्णन किया गया था। प्राकृतिक एवं मानवीय परिस्थितियों का अध्ययन किया गया। तो ये सब तो हम आपको अभी बता ही रहे थे। तो ये सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अबाउट द ज्योग्राफिकल आइडियाज ऑफ ग्रीक ज्योग्राफी। यूनानी भूगोलवेताओं के प्रमुख भौगोलिक विचार, तो इनके कुछ विचार थे। पहला पॉइंट इसमें दिया गया है पृथ्वी के आकार संबंधी विचार, यानी यूनानी विद्वानों ने ये सवाल उठाया कि पृथ्वी का आकार कैसा है। ठीक है, क्या पृथ्वी एक सपाट थाली की तरह या गेंद की तरह है, तो ऐसा वो सवाल करते हैं। तो पाइथागोरस और बाद के जो अन्य यूनानी विद्वानों ने माना कि पृथ्वी गोलाकार है। तो इन सभी का कहना था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो बाद में अरस्तु ने भी पृथ्वी के गोलाकार होने के प्रमाण दिए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपके सामने एक गेंद है, आप गेंद को किसी भी दिशा से देखें और उसका आकार गोल ही दिखाई देगा। आपको किसी भी दिशा से अगर आप उसको देखेंगे तो आपको उसका आकार गोल ही दिखेगा। तो यूनानी विद्वानों ने भी पृथ्वी को इसी तरह गोलाकार पिंड मानने की धारणा विकसित की। तो अरस्तु ने चंद्रग्रहण के समय पृथ्वी की छाया को देखा और चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया गोल दिखाई देती थी। तो इससे उन्होंने ये तर्क लगाया, वो सोचते हैं कि अगर पृथ्वी की छाया गोल है तो पृथ्वी भी गोलाकार होना चाहिए। तो ये बात कहना था अरस्तु का। पृथ्वी की स्थिति का अध्ययन, दूसरा पॉइंट है।
तो यूनानी भूगोलवेत्ता केवल ये नहीं जानना चाहते थे कि पृथ्वी गोल है या फिर नहीं है, बल्कि वे यह भी जानना चाहते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड में कहाँ स्थित है और उसके अलग अलग भाग कहाँ हैं। तो उन्होंने पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन करने का प्रयास किया। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ी गेंद है और आपने उस पर अलग अलग जगहों पर निशान लगा दी, ठीक है। तो कहीं पे आप रेड कलर का निशान लगाते हैं, कहीं पे आप ब्लू, कहीं पे आप ग्रीन कलर का निशान लगा देते हैं उस गेंद पे। तो अब आप यह समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्थान उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है, कौन सा गर्म क्षेत्र है, कौन सा ठंडा क्षेत्र है। तो यूनानी विद्वानों ने भी पृथ्वी को अलग अलग भागों को इसी प्रकार समझने और क्षेत्रों में बांटने का प्रयास किया। पृथ्वी को अलग अलग क्षेत्रों में बांटने का प्रयास करते हैं। तो यूनानी विद्वानों ने ये देखा कि पृथ्वी के सभी स्थानों का मौसम एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए भूमध्य रेखा के आसपास क्या होता है, अधिक गर्मी होती है, और ध्रुवों की ओर क्या होता है, वहाँ पे अधिक ठंडा होता है। तो इसीलिए उन्होंने पृथ्वी को अलग अलग जलवायु क्षेत्र में बांटने का विचार विकसित किया। हो गया ये। अभी तीसरा पॉइंट है आपका अक्षांश और देशांतर की अवधारणा। तो इसका कहने का मतलब है, अक्षांश और देशांतर के बारे में तो हम आपको समझा ही चुके हैं। तो अक्षांशर का मतलब हो जाता है कि अक्षांशर नहीं होता है, अक्षांश, ठीक। तो किसी स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति बताता है। अक्षांश क्या करता है, उत्तर और दक्षिण स्थिति को बताता है। और देशांतर क्या करता है कि किसी स्थान की पूर्व और पश्चिमी स्थिति बताने का काम देशांतर का होता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। अगला है पृथ्वी की परिधि मापना। तो पृथ्वी चारों तरह से कितनी बड़ी है, ये चीज़ जानने की कोशिश कौन करते हैं, वो है एरातोस्थेनीज, ठीक है। तो इसे पृथ्वी की परिधि कहा जाता है। पृथ्वी की परिधि को वो नापने की कोशिश करते हैं, एरातोस्थेनीज। तो पृथ्वी चारों तरफ से कितनी बड़ी है, इसे पृथ्वी की परिधि कहते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे कि हम आपको गेंद का एग्जाम्पल दे रहे थे कि ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है। इसको अगर मापना हो, इसकी परिधि अगर मापनी हो, तो एक धागा लीजिए या फिर कोई रस्सी, तो इसको चारों तरफ से ऐसे गोल करके पूरा लपेट दीजिए और देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इसकी परिधि क्या है। ये जितनी लंबी इसकी गोलाई होगी, यानी इसका कहने का मतलब है कि उसके चारों तरफ धागा लपेटना है आपको, और फिर उस धागे को खोल करके उसकी लंबाई नापनी है आपको। तो जो लंबाई मिलेगी वह गेंद की गोलाई यानी परिधि होगी, ठीक। अब अगला पॉइंट है मानचित्र निर्माण संबंधी विचार। इसका कहने का मतलब है कि आज हम मोबाइल में गूगल मैप्स खोलते हैं, देखते हैं भारत, बिहार, दिल्ली, समुद्र कहाँ है, ये सब चीज़ देखते हैं। लेकिन प्राचीन यूनान में गूगल मैप्स तो नहीं थी, इसीलिए विद्वानों ने उपलब्ध जानकारी के आधार पर दुनिया के मानचित्र बनाने का प्रयास किया था। जैसे कि टॉलेमी ऐसा करते हैं। टॉलेमी अक्षांशर और देशांतर का उपयोग करके मानचित्र बनाते हैं। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन। इसका कहने का मतलब है कि यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने केवल पृथ्वी का आकार और नक्शा ही नहीं देखा, बल्कि प्रकृति और मानव जीवन का भी अध्ययन किया। वो किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते हैं नदियाँ के बारे में, पर्वत, समुद्र, जलवायु, मैदान और प्राकृतिक परिस्थितियाँ। लेकिन उनकी खास बात ये थी कि उन्होंने ये भी समझने की कोशिश की कि प्राकृतिक परिस्थितियाँ मानव जीवन को कैसे प्रभावित करती है। जैसे कि नदी की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में बड़ी नदी है, तो वहाँ पे नदी होगी तो उससे क्या होगा कि उपजाऊ मिट्टी भी होगा वहाँ पे, तो खेती इससे बहुत अच्छे तरीके से होगा, तो लोगों का बसना वहाँ पे आसान हो जाता है। यानी नदी ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया। नदी के कारण उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है तो खेती अच्छे तरीके से होगी, अच्छे तरीके से अगर खेती होगी तो लोग वहाँ पे बस पाएंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल था जो कि आपको याद रखना है। हो गया। अब लास्ट कुछ और टॉपिक्स बच गया है, वो है आपका मानव और पर्यावरण का संबंध। इसका कहने का मतलब है, मानव का मतलब हो जाएगा इंसान, आपको तो पता ही होगा। पर्यावरण का मतलब क्या होता है, हमारे आसपास की प्राकृतिक परिस्थितियाँ, जैसे कि नदी, पहाड़, जलवायु, मिट्टी, समुद्र, जंगल,
यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने यह समझने की कोशिश की कि प्रकृति का प्रभाव इंसान के जीवन पर कैसे पड़ता है। जैसे कि ये नदी का एग्जाम्पल हम आपको दे रहे थे, तो किस तरीके से प्रकृति का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, ये आपको इस नदी के एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है गणित और खगोल विज्ञान का प्रयोग। इसका कहने का मतलब है कि यूनानी विद्वानों ने भूगोल को केवल देख करके या अनुमान लगा करके समझने के बजाय गणित और खगोल विज्ञान की सहायता भी ली। ठीक है, तो गणित का प्रयोग कैसे हुआ? तो उदाहरण के लिए कि एरातोस्थनीज ने गणित की सहायता से पृथ्वी के परिधि का अनुमान लगाया। ठीक है, तो उन्होंने सूर्य की किरणों और छाया के कोणों का प्रयोग करके गणना की, यानी सूर्य की छाया देख करके और कोण की सहायता से वो यहाँ पे गणित का यूज़ करते हैं। गणित का यूज़ करके वो पृथ्वी की परिधि का अनुमान लगाते हैं। अब दूसरा सवाल है कि खगोल विज्ञान का प्रयोग कैसे हुआ? तो खगोल विज्ञान में हम सूर्य, चंद्रमा और तारे और ग्रहों का अध्ययन करते हैं। तो प्राचीन यूनानी विद्वानों ने आकाशीय पिंडों की स्थिति और गति को समझ करके पृथ्वी तथा उसके स्थानों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। जैसे कि अगर दो जगह स्थानों पर एक ही समय सूर्य की किरणों का कोण अलग है, तो इससे पता लगाया जा सकता है कि दोनों स्थान पृथ्वी पर एक ही स्थिति में नहीं है। तो इसी तरीके से खगोल विज्ञान की जानकारी से भौगोलिक गणना करने में मदद मिली। तो अब सवाल आता है कि इसका परिणाम क्या हुआ? तो भूगोल केवल यह जगह यहाँ है तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये जगह यहाँ क्यों है, इसकी स्थिति कितनी है, ये सब सवाल भी गणितीय और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन होने लग गया था। तो इन सभी सवालों का जवाब भी ढूंढने लग गए थे विद्वान। अब अगला है क्षेत्रीय अध्ययन पर बल। इसका कहने का मतलब है कि किसी एक पूरे क्षेत्र को लेकर के उसकी प्रकृति, लोग, संस्कृति, राजनीति और आर्थिक गतिविधियाँ सबका अध्ययन करना क्षेत्रीय अध्ययन कहलाता है। तो जब हम प्रकृति, लोग, संस्कृति, राजनीति और आर्थिक गतिविधि इन सब को मिलाकर के जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको कहा जाता है क्षेत्रीय अध्ययन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम बिहार का क्षेत्रीय अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, तो हम केवल ये नहीं देखेंगे कि बिहार में कौन सी नदी है, हम ये भी देखेंगे कि प्राकृतिक परिस्थिति कैसी है, मानव जीवन कैसा है, आर्थिक गतिविधियाँ क्या है, संस्कृति, राजनीति, बिहार की हम इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम गंगा नदी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, लोग कहाँ रहते हैं, खेती कैसे होती है, लोगों की क्या भाषा है, कौन से त्यौहार, कौन से परंपराएं होती है बिहार में, बिहार की प्रशासन व्यवस्था कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। तो यानी एक क्षेत्र को हर दृष्टिकोण से समझना, इसी को कहा जाता है क्षेत्रीय अध्ययन। तो इसमें स्ट्रैबो का योगदान रहा है। तो स्ट्रैबो ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन किया। तो उन्होंने किसी क्षेत्र को केवल उसकी नदी, पहाड़ या जलवायु के आधार पर नहीं समझा है, बल्कि उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनकी संस्कृति कैसी है, वे कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ करते हैं और वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति कैसी है। तो इसीलिए स्ट्रैबो का योगदान क्षेत्रीय भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है। बल्कि क्षेत्रीय भूगोल का तो ये डेफिनेशन ही यही होता है कि जब हम लोगों की, प्रकृति की और परिस्थिति की, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है क्षेत्रीय अध्ययन। ठीक है, तो यही योगदान रहा है स्ट्रैबो का भी। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में भी पूछा गया है, क्या पूछा गया है? टॉलेमी के बारे में ही पूछा गया है। तो ये भी आपको क्या करना है, पढ़ लेना है, एक बार यहाँ से देख लेना है, एक बार बस आइडिया ले लेना है। ये सब हम इतने सारे क्वेश्चन पूछा गया है तो हम आपको बस दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, ताकि आपको आइडिया लग सके। अगला है भूगोल के विकास में किन्हीं दो यूनानी भूगोलवेत्ताओं के कार्यों का मूल्यांकन करना है आपको। तो यहाँ पे लिखा गया है इरातोस्थनीज का योगदान के बारे में, यहाँ पे लिखा गया है इनके योगदान के बारे में, और दूसरा यहाँ पे लिख दिया गया है टॉलेमी का योगदान क्या रहा है, उनके बारे में लिख दिया गया है। आपको 5, 6, 7, 8 विद्वानों का नाम बताया गया, उनका क्या क्या योगदान था ये भी बताया गया। तो आप चाहे तो दोनों में से जो भी
जो भी विद्वान का नाम आपको याद रहे, जिनका भी आपको योगदान याद रहे, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये आंसर देख लेना है। यहाँ पे अगर दिक्कत हो रहा होगा तो जाकर वहाँ से PDF ले लेना है टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे टेलीग्राम का, इंस्टा का, सबका लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन भी पूछा गया है, भूगोल यानी कि विकास में टोलेमी के योगदान। वही बात पूछा गया है, टोलेमी के योगदान के बारे में सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो टोलेमी के बारे में ही पूछा गया है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि टोलेमी पे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे वो क्वेश्चन जो भी हो, लेकिन टोलेमी पे एक शॉर्ट लॉन्ग आ सकता है। तो इस पर आपको थोड़ा ध्यान दे लेना है, क्योंकि यूनिट 1 में शुरुआत का टॉपिक ही यही है, तो शुरुआत के टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टोलेमी कॉन्ट्रीब्यूशन टू ज्योग्राफी एंड डिस्कस इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल आइडियाज इन यूरोप ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी। टोलेमी का भूगोल के योगदान की प्रकृति महत्व का परीक्षण कीजिए। ठीक है, और 15वीं शताब्दी के उत्तरदायित्व के रूप में भौगोलिक विचारों के विकास पर इसके प्रभाव की विवेचना करना है आपको। तो टोलेमी के क्या क्या योगदान रही है, गणितीय मानचित्रण और क्षेत्रीय प्रकृति, और टोलेमी का कुछ योगदान का महत्व यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और 15वीं शताब्दी के उत्तरदायी के यूरोप पर प्रभाव, तो मानचित्र निर्माण में सुधार, पुनर्जागरण और समुद्री यात्राओं को प्रेरणा, और यहाँ तक लिख दिया गया है, ये आपको देख लेनी है यहाँ तक। एरातोस्थेनीज के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो एरातोस्थेनीज के बारे में आपको इस तरीके से लिखना है। लगभग सेम ही क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेन करना चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास से एक एक क्वेश्चन पूरा, जो भी सेम पूछा हो या फिर डिफरेंट भी पूछा हो, तो हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम इसको छोड़ इसी रहे हैं क्योंकि क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए छोड़े हैं कि आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए, थोड़ा मेहनत तो आपको भी करना चाहिए। शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया किस तरीके से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा हटा करके पूछ लिया गया है। डिस्क्राइब द मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी प्रेजेंटेड बाय एरातोस्थेनीज। तो एरातोस्थेनीज गणितीय का उपयोग कर रहे थे, गणित और खगोलीय भूगोल का, तो इनके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। परिधि, पृथ्वी का आकार, अक्षांश, देशांतर, सूर्य और पृथ्वी का संबंध, पृथ्वी का विभाजन, तो ये सब हम आपको एग्जाम्पल देकर के समझाए थे, तो एग्जाम्पल भी आपको एग्जाम में देना होगा। अगला है, डिस्क्राइब एरातोस्थेनीज वर्ल्ड मैप। ठीक है, इनका कुछ मैप है जिसका हम आपको पिक्चर आपको दिखाएंगे, तो वो मैप भी आपको देख लेना है। अगर आप एग्ज़ाम में बना पाए तो बहुत अच्छी बात है, बना दीजिएगा। न बना पाए तो कोई बात नहीं है, आपको ये पॉइंट्स ही लिख देनी है इनके मैप के बारे में। टोलेमी का क्या कार्य था ये भी यहाँ पे लिख दिया गया है। अल्माजेस्ट, ट्रेटा, बिब्लोस, प्लेनेटरी हाइपोथेसिस, ये शॉर्ट में दिया गया है। मे भी ये शायद पूछ सकता है या फिर ना भी पूछे। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अक्षांशर देशांतर के बारे में, अक्षांशर रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं कैसी होती है। आप चाहे तो इसका इमेज इस तरीके से जो दिया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ऐसा अक्षांशर देशांतर कुछ इस तरीके से, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरा हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रीक ज्योग्राफी। थेल्स के बारे में, इन विद्वानों के बारे में आपको फिर से लिख देना है, इन विद्वानों के बारे में। ठीक है, आई होप ये आपको पूरा अच्छे तरीके से, देखिए यहाँ पे दिया गया ना क्वेश्चन, हेरोडोटस के बारे में पूछा गया, अलग से आपसे पूछा गया ना कि हेरोडोटस का क्या योगदान है, तो यही हम आपको बता रहे थे कि अलग से भी पूछ सकता है, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ पे पूरा ये दिया गया है। अगला एरिस्टोटल के बारे में यहाँ पे दिया गया है। एरिस्टोटल के बारे में तो हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा अभी हम आपको इनके बारे में बता भी रहे थे, एरिस्टोटल के बारे में। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। आई नो कि हम इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए हैं, शुरुआत का जो लॉन्ग क्वेश्चन था उसको एक्सप्लेन करने के बाद बाकी क्वेश्चन हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा क्वेश्चन लगभग सेम ही पूछा गया है।
ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यूनिट 1 अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आपको ये ध्यान से पढ़ लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, अभी पूरा यूनिट 2 ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इस पर और भी क्लास चलेगा। तो चलिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, PDF ले लेना है वहाँ से। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना है, ताकि हम अगले क्लास में आप सभी को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे।